सर, अगर कोई जवान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के खिलाफ केस करना चाहता है तो क्या उसे दिल्ली आने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली में एएफटी है, मोस्ट ऑफ देयर केसेस आर फाइल्ड इन दिल्ली, लेकिन इंडिविजुअल को जो एप्लीकेंट है उसे खुद नहीं आना पड़ता। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द कोर्ट, वो उसकी जगह उसका लॉयर जाता है। बेसिकली लॉयर इज़ रिप्रेजेंटिंग यू इन द कोर्ट, यू योरसेल्फ डोंट हैव टू कम टू कोर्ट। आपको बस अपना वकालतनामा, एफिडेविट वगैरह भेजना पड़ता है, दैट्स ऑल। योर पर्सनल प्रेजेंस इन द कोर्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो भी लॉयर को ब्रीफ करना है वो आप फ़ोन पे कर सकते हैं, वीसी पे कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट से या कुरियर से भेज सकते हैं। आपको स्वयं कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो कोर्ट में जाने के लिए, ना एएफटी जाने के लिए, ना ही लॉयर से मिलने के लिए। ओके, तो परमानेंट कमीशन में दो प्रॉब्लम्स हैं। आप रिज़ाइन करना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली, अगर सुपरसीड हो गए तो उसके बाद लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बहुत बोलते आ रहा हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन में देयर आर whole lot of problems. Short service commission में see, one advantage in short service commission is that you can get out after 5 years or 10 years. But if you don't want to get out and if you want to continue, which is the case with most of the officers, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि देखो हमने अपनी लाइफ का 1 साल ट्रेनिंग में दिया, प्लस 10 साल आर्मी को दिए या नेवी एयरफोर्स को दिए, और कई लोगों ने जिन्होंने एक्सटेंशन करके 14 साल तक की नौकरी कर ली। अब अगर उनको उसके बाद परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ऑन ऑल लेवल्स इट हर्ट्स यू, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। क्योंकि देखिए 15 साल आपने अपने यूथ के देश को दिए, आपने you've given your sweat and blood, your heart and soul to the nation and to this organization, and then you're overlooked for PC, for permanent commission. तो ये है कि you will be in your mid 30s और late 30s और early 40s, और उस टाइम पे आप बेरोज़गार हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 37-38 साल की उम्र में बेरोज़गार हो रहे हैं, तो लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, you've got a family, you've got kids and parents and so many liabilities. तो अगर आपको परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, तो आपको परमानेंट कमीशन भी नहीं मिला, जॉब आपके हाथ से गई, फिर आपको यू आर बीइंग किक्ड आउट इन अ सेंस, और उसमें भी आपको मेडिकल कवर नहीं मिलता है डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। तो आपको बिना पेंशन के निकाला जा रहा है आज की तारीख में। हम उसके लिए ऑब्वियसली लड़ाई लड़ रहे हैं एनपीएस मांगने के लिए, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए, और यूपीएस, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन इस समय कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेडिकल सर्विसेज भी नहीं मिल रही हैं इस समय प्रॉपरली। एक वो थोड़ा सा ईसीएचएस में कुछ दे देते हैं, बट दैट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। उससे बेटर तो ये है कि आप कोई भी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। तो शॉर्ट सर्विस में ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। अगर किसी को कोई डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उसको परमानेंट कमीशन मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, उसको प्रमोशन में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। हमेशा ऐसा है कि सिर पे तलवार लटकी रहती है 10 साल की नौकरी तक। अगर ज़रा सा भी कुछ हो गया, आपका सीआर ख़राब हो गया, सीईओ से बहस हो गई, मेडिकल इश्यूज़ हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो आपको परमानेंट कमीशन मिलना बहुत ख़तरे में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए। फिर उनको इंटर्म्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र नहीं करने देते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। विमेन ऑफिसर्स को चाइल्ड केयर लीव कम अलाउड होती है शॉर्ट सर्विस में। सो देयर आर मैनी इश्यूज़ विद शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स फेस। एक और इशू ये होता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके रिलीज़ के बाद 1,60,000 रुपये काट लिए जाते हैं AGIF के द्वारा। सो दीज आर वेरियस इशूज़ विद शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स फेस। मेरे ख्याल से आपको देयर कैन बी नो स्ट्रेट आंसर टू दिस पॉइंट, शॉर्ट सर्विस और PC। यू शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। आप किस चीज़ से ज़्यादा अलाइंड हैं? क्या आप एक ही नौकरी में अपने जीवन के 20, 25, 30 साल बिताना चाहते हैं? और अगर आप बिताना चाहते हैं तो विल यू बी ओके इफ़ यू बीन सुपरसीडेड? कई लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। अगर मान लीजिए आप एम्बिशियस हैं और आप सुपरसीड हो गए तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में स्टैग्नेट कर रहे हैं। विल यू बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल? अगर आप खुश नहीं रहेंगे देन यू कैन कंसिडर अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एज अ करियर। डिफेंस इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज 70 to 80% ऑफिसर्स आर गेटिंग सुपरसीडेड। ओके, मे बी 60% होगा वो, दैट इट्स नॉट अबाउट दैट फिगर्स,
एक्चुअली वो आर्म्स एंड सर्विसेज वाइज होता है, जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर में कम लोग सुपरसीड होते हैं, सर्विसेज में ज़्यादा लोग सुपरसीड हो जाते हैं, जैसे आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सर्विसेज कोर वगैरह वगैरह, इसमें ज़्यादा लोग सुपरसीड हो जाते हैं। फिर सब लोग कोर्ट में केस डालते हैं। कोर्ट में केस डालना इज़ नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू इफ़ यू आर एन ऑफिसर और अ जवान। तो मतलब अगर आपको सुपर सेशन से प्रॉब्लम है, अगर आप एम्बिशियस व्यक्ति हैं, देन आर्म्ड फोर्सेज इज़ नॉट द राइट करियर फॉर यू। Sir, just one more question regarding, let's say, once an aspirant qualifies everything and reaches a defense academy, अब वहाँ पे कोई इंजरी हो जाती है, तो ऑफिसर ट्रेनी भी हैं, तो अब उनके साथ क्या हो सकता है? देखो, अगर इंजरी ऐसी है कि जो कि क्योर हो सकती है, पहली बात तो आपकी मेडिकल कैटेगरी डाउन करी जाएगी। डाउनग्रेड होने के बाद इफ़ इट इज़ समथिंग विच कैन बी अपग्रेडेड पोटेंशियली, यू नो, फॉर इंस्टेंस यू गॉट अ फ्रैक्चर थोड़े टाइम में हील हो जाएगा, तो आप दोबारा ट्रेनिंग करेंगे। वर्स्ट टू वर्स्ट आप रेलीगेट हो जाएंगे 1 या 2 टर्म्स के लिए। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है, वो ठीक ही नहीं हुआ, तो यू मे गेट रेलीगेट 2-3 टाइम्स, ओके। लेकिन इसमें सपोज इसमें प्रॉब्लम आती है इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट, ओके। तो उस केसेस में अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ पिछले ऑलमोस्ट 20-25 साल में 400 से 500 कैडेट्स ऐसे रहे हैं जो कि परमानेंट डिसेबलमेंट या कोई मेडिकल इश्यूज़ की वजह से देव बीन किक्ड आउट ऑफ द डिफेंस एकेडमी एंड देन विदाउट एनी काइंड ऑफ पेंशन, ओके। उनको एक छोटा सा एक्स ग्रेशिया अमाउंट दिया जाता है पर मंथ। तो बेसिकली लेट अस से आप डिफेंस एकेडमी में हैं, आपका कुछ ऐसा वहाँ पे कोई टेस्ट देते हुए, लेट अस से यू आर प्लेइंग फुटबॉल विच इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसमें किसी का ज़ोर से आपको टांग लग गई एंड यू गेट अ परमानेंट डिसेबलमेंट एंड मतलब लेट अस से आपकी यू गेट योर नी हर्ट वेरी बैडली एंड यू आर नो मोर फिट फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंस सर्विसेज, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एकेडमी एंड यू आर अ क्रिपल फॉर लाइफ। आप लाइफ लॉन्ग अपाहिज हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप के हैं बहुत सारे कैडेट्स इंडिया में, 400-500 तो इस समय कम से कम होंगे। तो अब मान लीजिए आप लंगड़े हो गए, ठीक है, यू आर ऑन अ व्हील चेयर फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपको कोई पेंशन नहीं है और कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से, एक्सेप्ट फॉर दैट वेरी मीगर एक्स ग्रेशिया अमाउंट। तो ये बहुत गलत बात है ऑब्वियसली। इसके लिए कुछ लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारे पास भी कुछ केसेस हैं इस तरीके के, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनफेयर एक्चुअली। मतलब ये थोड़ा सा स्टूपिड है सिस्टम, क्योंकि अगर जवान के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा सरकार ने सिस्टम बना रखा है, क्योंकि जवान जैसे ही वो पहले दिन से वो नौकरी में माना जाता है। तो अगर किसी जवान के साथ ऐसा इशू आता है, इफ़ ही इज़ बीइंग इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस, इफ़ ही इज़ बीइंग थ्रोन आउट ऑफ सर्विस, तो उसे लाइफ लॉन्ग पेंशन मिल जाएगी। लेकिन ऑफिसर कैडेट्स को जब तक वो सक्सेसफुली ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, दे आर नॉट डीम्ड टू बी इन मिलिट्री सर्विस, तो उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ जवानों के साथ सही है। यही सेम चीज़ ऑफिसर कैडेट्स के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं ही नहीं ऐसे, तो गवर्नमेंट को पता नहीं क्या वो पेंशन का ऐसा क्या लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट इवन इंक्रीज द पेंशन लोड ऑफ द गवर्नमेंट बाय 0.01%। ये मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ये कोई दिस इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन। जो भी पेंशन का बजट है, हज़ारों करोड़ का कुछ है, मुझे अभी फिगर याद नहीं आ रही है, उसका 0.01% बजट भी नहीं बढ़ेगा अगर इन लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन दे दी जाती है तो। राइट सर, यही मेरा भी यही क्वेश्चन होने वाला था कि जवानों के साथ क्या होता है, जो कि आपने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, राइट। लेकिन आजकल जवानों के लिए डिसेबिलिटी पेंशन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। आफ्टर दिस GMO 2023 एंड ER 2023, ये बहुत ही वाहियात हैं। इनके तहत बहुत तरीक़ों की डिसेबिलिटी पेंशन को ख़त्म कर दिया गया है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट नाउ टू गेट डिसेबिलिटी पेंशन। 100 में से लेट अस से 98% लोगों को अब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाएगी। दैट्स क्वाइट कंसर्निंग। हाँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सबको डिसेबिलिटी पेंशन ब्लैंकेटली डिनाई की जा रही है। सर, अब बात करते हैं अग्निवीर की। तो सर, जैसे पहली बात तो किसी को अगर अग्निवीर में जाना है, उसको अग्निवीर बनना है, नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सिंसियर सजेशन है। मतलब वैसे ही जवानों को इतनी समस्याएं हैं ऑलरेडी। अग्निवीर स्कीम मतलब क्या सोच के बनाया गया है, एक जवान को, जो नॉर्मल बंदे को 90 डेज छुट्टी लागू होती थी, ठीक है। आप देखिए संडेज
आर वर्किंग फॉर यू प्रैक्टिकली। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में 16 से 18 घंटे। हर एक जवान सुबह 4 बजे उठेगा, 3:30 4 बजे 4:30 बजे उठेगा और रात के 10-11 बजे तक उसकी फिरकी बनी रहती है। मतलब सुबह से शाम तक भूत बना के रखा जाता है बंदे का, बीच में 1-2 घंटे उसे मिल जाते हैं। सो बेसिकली एटलीस्ट 15-16 आवर्स अ डे यू आर वर्किंग। वीकेंड्स में, वीकेंड का तो खैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, संडेज़ में आप अपने कपड़े धो रहे हो, अपना हेयर कट करा रहे हो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली ड्यूटी का ही पार्ट है, क्योंकि आप गंदे कपड़े तो पहन के जा नहीं सकते, ठीक है। आपको अपनी यूनिफॉर्म्स आयरन करनी है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म्स। आपको अपना मिसलेनियस काम करने हैं, हेयर कट एंड यू नो सो मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, यू हैव टू चेक योर ओन डॉक्यूमेंटेशन, जिसका आपको टाइम संडे को ही मिल रहा है, ठीक है। तो संडेज़ यू आर फुल्ली वर्किंग। संडेज़ को उसके अलावा ऑफिस की भी ड्यूटीज़ होती हैं। मान लीजिए फौज में कोई ड्राइवर है बंदा, ड्राइवर्स की फुल डे संडेज़ प्रैक्टिकली देयर ऑन ड्यूटी, ठीक है। कोई बंदा कुक है, तो आर्मी में सिर्फ ब्रेकफास्ट संडेज़ को जनरली छुट्टी होती है, लेकिन ब्रंच होता है उसकी जगह 11-12 बजे। तो अगर मान लीजिए ब्रंच है, तो आप उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं ब्रंच की, आई थिंक कम से कम 8 बजे 9 बजे से तो तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले भी किचन का कुछ और काम, मिसलेनियस चीज़ें हैं, सब्ज़ी काटनी है, कुछ बर्तन धोने हैं, सब्ज़ी खरीद के लानी है, इस टाइप के मिसलेनियस काम जवान करते रहते हैं। ये सब करने के बाद आपको 90 डेज़ की छुट्टी तक ऑथराइज्ड है। 90 डेज़ की कई लोगों को मिलती नहीं है, कई बार 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की, कई बार 70-80 दिन की भी मिल जाती है, कई बार 90 दिन की मिल जाती है। लेकिन पॉइंट ये है, 365 दिन में से मैक्सिमम 90 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको। आप देखिए किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट को उससे ज़्यादा छुट्टी मिल जाती है। पहली बात, मोस्टली जगह पे सैटरडे संडेज आर ऑलरेडी ऑफ, ठीक है। एटलीस्ट सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज आर ऑफ, संडेज तो हर जगह आर फुल्ली ऑफ। तो अगर सिर्फ आप यही देख लें, सैटरडे संडे 52 हफ्ते के साल में 104 दिन तो वैसे ही सैटरडे संडे ऑफ हो गए, ठीक है। प्लस होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद वगैरह वगैरह सब पे छुट्टी होती है। आर्मी में मोस्टली जवान्स आर वर्किंग ऑन ऑल दीज डेज, ठीक है। ऑफिशियली वो छुट्टी है, वर्दी नहीं लगानी उस दिन, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। यूनिट मेंटेनेंस, किसी ऑफिसर का कुछ काम है, कुछ शिफ्ट करना है, अपनी लाइंस का मेंटेनेंस, अपने बैरक्स की सफाई, रख रखाव, ठीक है, मिसलेनियस बहुत सारे टाइप के काम। मतलब जैसे हाउसवाइफ हैं, अगर आप हाउसवाइफ की संडे को छुट्टी होती है, देयर इज नो छुट्टी, शी हैज़ टू कुक, शी हैज़ टू डू द क्लोथ्स, शी हैज़ टू डू हर यूटेंसिल्स, राइट। इसी तरीके से फौजी लोगों की संडेज़ को प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट छुट्टी। 90 दिन की उनको छुट्टी मिलती थी, 90 दिन तक की, अब उसको 30 दिन कर दिया गया यार अग्निवीर के लिए, 30 डेज़, मतलब 365 दिन में से 30 दिन छुट्टी। आई एम टेलिंग यू विद अ गारंटी, आप इसको ना रन कर लो थ्रू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। टेक अप एनी, यू आर लॉ स्टूडेंट, यस, take up any international standard of employment and let me know if it's satisfied any one organization standards. International Labour Organization से ले लो, किसी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर लो, कहीं से भी आप कंपेयर कर लो। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके पैमाने होते हैं 40 से 50 घंटे पर वीक का काम, ठीक है। एक अग्निवीर का अगर आप देख रहे हैं, 7 दिन अगर वो काम कर रहा है, मतलब 5 डेज़ अ वीक है पैमाना, और उसमें 35-40 घंटे का काम। एक अग्निवीर हफ्ते के 7 दिन काम कर रहा है एंड 100 आवर्स मिनिमम ही इज़ वर्किंग, मिनिमम 100 आवर्स। इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑल लेबर लॉज, इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। तो अग्निवीर तो मतलब ठीक है, अगर आपको अपने देश के लिए इतना जज्बा है, देश पे जान लुटानी है, जान लुटाने का तो खैर हज़ारों में से एक को मौका मिलता है, लेकिन अगर आपको अपने पर्सनल राइट्स का सैक्रिफाइस करना है, अगर आपको बहुत सारी बाउंडेशंस में बंधना है, बहुत सारे तरीके की अपने राइट्स को गिव अप करना है, योर फ्रीडम विल बी गॉन फॉर दोज 4 years। व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी, आप एक आर्मी कैंपस में हैं, उससे आप बाहर नहीं कदम रख सकते, ठीक है। आउट पास लेना पड़ता है ऑफिसर से, वो मुश्किल से मिलता है। आउट पास मिलेगा 4 घंटे का, बहुत मुश्किल, मतलब लाइफ इज़ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। 4 साल आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका आई कार्ड अगर बाई चांस गुम हो जाए, तो उसके लिए इंक्वायरी हो जाएगी। इफ़ यू आर गिवन सम पनिशमेंट, तो उसके बाद नौकरी मिलना मुश्किल है। 4 साल के बाद आपको परमानेंट तो किया ही नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 4 साल में सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस की बात चल रही है। लेकिन अगर आपका ज़रा सा भी रिकॉर्ड ख़राब हो गया, तो उसके बाद आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा।
अब आपकी एज हो गई 21 साल, 22 साल, 23 साल, मतलब उससे बेटर एज है 17-18 साल टू लुक फॉर अ प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको ग्रेजुएशन वगैरह करना, मतलब देयर आर होल लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। बेहतर है कि आप इफ़ यू हैव चार्म फॉर द यूनिफॉर्म या सरकारी नौकरी चाहिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज इज ऑन टुडेज डेट अ मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, दो आर्मी इज़ अ मच बेटर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इट इज़ मच लार्जर, इट इज़ मच मोर रिस्पेक्टेड, लेकिन नौकरी के हिसाब से इस समय अग्निवीर का ऐसा बहुत इट इज़ अ वेरी वेरी pathetic policy. It is something which should be overruled at the earliest possible. Sir, so now we know the reality of अग्निवीर, बट एक ये भी रियलिटी है कि जो सैलरी उन्हें ऑफर होती है वो बहुत मिनिमल 21,000 रुपये महीना जी। तो पहली बात तो वो अपना सस्टेनेंस कैसे करेंगे इसमें, एंड दूसरी चीज़ 4 साल का टर्म वो सर्विस का टाइम है उनके, उसके बाद वो क्या करेंगे? देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ 25% लोग फौज में जाएंगे, 75% लोग कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 2026 से ये लोग सब कोर्ट में आएंगे, ये बोलेंगे कि मेरा रिकॉर्ड आर्यांशु से बेटर था, आई वॉज अ बेटर परफॉर्मर दैन हिम, लेकिन आर्यांशु को फ़ौज में अब्जॉर्ब कर लिया, मुझे क्यों नहीं किया, मैं अब AFT में जा रहा हूँ। AFT में, हाई कोर्ट में, जिस भी कोर्ट में ये लोग जाएंगे। ठीक है, तो डिफेंस में लिटिगेशन बहुत बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरा, उसके बाद जैसे ही आप अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं, आपको उसी समय अपने ऑल्टरनेटिव करियर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपने लाइसेंस बनाओ, अपने लिंक्स बनाओ, गांव देहात में जाकर के जिससे भी सेटिंग करनी है करो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अपनी सेटिंग करो, जैसे भी है, या अपना घर का कोई बिजनेस या व्हाटएवर इट इज़, या अपना खेती करनी है, जो भी करना है, क्योंकि एटलीस्ट आर्मी से, और अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल करिए। एक्चुअली फाइनेंसेस मेरा डोमेन बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को इसमें बिल्कुल स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन सेवा निधि स्कीम के तहत हर एक अग्निवीर को 4 साल बाद 11,77,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, प्लस 4 साल में आप अपनी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि 21,000 सैलरी बहुत कम है, लेकिन फ़ौज में रहते हुए ना आपको खर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता है। मतलब अगर आप ड्यूटी पे अग्निवीर हैं तो आप खर्चा कर ही नहीं सकते। आप क्या खर्चा करोगे? मुश्किल से कभी टाइम मिला हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो आप शाम को जाके मोमोज खाओगे या आइसक्रीम खाओगे, जो अपना छोटी सी दुकान होगी अपने आर्मी कैंपस में। तो व्हाट यू कैन नॉट पॉसिबली स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग। आपकी यूनिफॉर्म है, बेसिक खाना फ्री है, राशन, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्डिमेंट का आपको कुछ 100-200 रुपये महीना खर्चा देना होगा। ठीक है, तो 21,000 रुपये में से आप, शादी हुई नहीं है, अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई लायबिलिटी नहीं है, तो महीने में आपका 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 15,000 रुपये महीना भी अगर आप बचा लेते हैं तो आपके पास अच्छी खासी सेविंग, 1 साल में आप लगभग 2 लाख रुपये तक बचा सकते हैं, 4 साल में 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपये ये प्लस 11,77,000 रुपये, मतलब लगभग 20 लाख रुपये का आपके पास कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। तो आपको उससे जो भी करना है, ठीक है, शेयर मार्केट में पैसा ना उड़ाएं। मेरे पास एक का कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में मैसेज आया कि साहब मैंने 45 लाख रुपए का लॉस कर रखा है शेयर मार्केट में, मैं लोन लेता गया, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, मैं लोन लेता गया, मेरे को मेरा महीने का लोन का EMI इतना है कि जितनी मेरी सैलरी नहीं है। ये अग्निवीर नहीं है, ये प्रॉपर जवान है। तो कह रहा है साहब आप किसी तरीके से मेरे को 4 लाख रुपए दिला दो, मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा पेंशन में से, और मैं आपसे नहीं करूँगा। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम में। सो यू हैव टू बी कॉशियस। मतलब थोड़ा सा ये जो ड्रास्टिक आइडियाज़ इस तरीके के, मल्टी लेवल मार्केटिंग, QNet, इस टाइप की चीज़ों में जो बहुत तरीके की आजकल चल रहे हैं, इसमें ना फंसें, अपने पैसे को सेफली रखें। 20 लाख रुपए इतना छोटा भी सम नहीं है, हाँ अच्छा खासा अमाउंट है एक 21 साल 22 साल के बंदे के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्निवीर कोई बहुत महान स्कीम है, मैं तो उससे अग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन 20 लाख रुपए एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, उससे आप अपने आप को थोड़ा बहुत रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी साथ में तैयारी स्टार्ट कर दें। एक्चुअली अग्निवीर बनते ही आप जैसे कोई इग्नू यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लीजिए, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस टाइप का कोर्स कर लीजिए, जिससे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर भले आपको फौज की तरफ से ग्रेजुएशन का मौका नहीं भी मिल रहा है, एटलीस्ट आपका BA BCom कवर हो गया उस टाइम तक। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन यू कैन डू समथिंग एल्स इन लाइफ। BA BCom कंप्लीट होते ही आप मास्टर्स के लिए भी एनरोल कर दो। Okay, you keep your options open in such a manner that even if you're not absorbed, because only 25% people are going to be absorbed, even if you're not absorbed, you can do something on your own. Okay, on the basis of whatever qualifications you have and on the basis of this 20 lakh rupees which you now have.
राइट। तो आपको अपने पहले से तैयारी करते रखना चाहिए।